नमस्कार दोस्तों, आज डेट 9 जून 2020 है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले हम जो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। देखिए, एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, जिस दिन आपने यह डिसाइड किया था कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है या आपको ये जॉब पानी है, उस दिन आप यकीन मानिए आपने आधी दूरी तय कर ली थी, क्योंकि आप एटलीस्ट वो एलिजिबिलिटी रखते थे कि आप एग्जाम दे सको। अब आपको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पूछ सकते, आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, तब तक आप वापस जाने या पीछे मुड़ने की सोच नहीं सकते। बस आपके सामने अब एक ही रास्ता है, कैसे भी करके अपने दृढ़ संकल्प व कड़ी मेहनत से आपको अपने लक्ष्य को पाना, आपको अपनी मंजिल को पाना है और अपने मन मुताबिक जो जॉब आपने चाहिए, जो एग्ज़ाम आपने चाहे क्लियर करना, उसको आप क्लियर करोगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना मामलों की संख्या में भारत कौन से नंबर पर आ गया है। देखिए, अभी वर्ल्डोमीटर जो वेबसाइट है, जो वर्ल्डोमीटर वेबसाइट है वो दुनिया की सबसे वन ऑफ द ऑथेंटिक वेबसाइट मानी जाती है, और जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल व समाचार पत्र हैं वो इसी वेबसाइट से आंकड़ों को लेते हैं। उसके अनुसार अभी भारत सिक्स्थ पोजीशन पे आ गया, किसमें, जो नंबर ऑफ केसेज हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अब प्रेजेंटली लगभग 71 लाख लोग कोरोना वाई कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। उनमें से 4,08,000 लोगों की डेथ हो गई है और लगभग 35 लाख लोगों ने रिकवरी भी कर लिया, ये जो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, जो सबसे कोविड-19 केस में एक अच्छी बात यही है कि जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो 2 से 3% है। अगर आप कुछ दूसरी बीमारियों से अगर इसको कंपेयर करोगे, अगर आप निपा वायरस 2018 में अगर आप न्यूज़पेपर पे नज़र रखते थे उस टाइम पे, तो आपने पक्का सुना होगा कि केरल, भारत के केरल राज्य में निपा वायरस आ गया था, जिसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो 90% था। यानी अगर 1,000 लोगों को हुआ तो 900 लोगों की जान उससे चली जाती थी। लेकिन उस समय जो केरला गवर्नमेंट, केंद्र सरकार व WHO ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्ट किया था, प्रॉम्प्टली एक्ट करके उस वायरस को सिर्फ 21 लोगों तक की कंटेमिनेट कर दिया था। उस टाइम पे भी जो लगभग 2,500 जो परिवारों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं जो अब केरल राज्य ने जो कोविड-19 के कर्व को सबसे पहले जो फ्लैटन किया, उसका कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले ही केरल ने सेम एक्सरसाइज पहले ही कर ली थी। उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इस चीज़ को करने का। अब देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ केसेज हैं ईच कंट्री में, जो लिस्ट है 10 देशों की, उसमें देख लेते हैं। पहले नंबर पे USA है 20 लाख केसों के साथ। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील लगभग 7 लाख केसों के साथ। तीसरे नंबर पे रसिया 4,76,000 केसों के साथ। पाँचवें नंबर पे स्पेन 2,88,000 केसों के साथ। फिफ्थ नंबर पे UK और सिक्स नंबर पे इंडिया। देखिए, इस लिस्ट से तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो भारत है वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेज पर डे के हिसाब से आप देखोगे तो भारत तीसरे स्थान पर है। USA ब्राज़ील के बाद जो एक दिन में सबसे ज़्यादा केस भारत में ही पाए जा रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से सारे संबंध तोड़ने की धमकी दी है। देखिए, 30 मई को इंडिया टुडे की एक क्लिपिंग है। इसमें जो US प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि अमेरिका WHO से अपने सारे संबंधों को तोड़ रहा है, क्योंकि WHO ने चीन की एक शाखा की तरह काम किया और कोविड-19 को रोकने में ढीला ढाला रवैया अपनाया, जिससे कोविड-19 पूरे दुनिया में फैल गया। और जो WHO को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया था, WHO है उसको लाने में नाकाम किया। इन बातों का हवाला देते हुए USA ने अपने संबंध WHO से तोड़ लिए हैं। उसके बाद अब ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ इसी तरह की धमकी दी है कि वह WHO से अपने सारे संबंध तोड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो दूसरा है। रीजन है हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा से संबंधित है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 25 मई को WHO ने अनाउंस किया था कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन से जो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद पता चला कि WHO ने जिस रिसर्च के बेस पे ये अनाउंस किया था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से दवा के ह्यूमन ट्रायल बंद करे जाएंगे, वो एक फेक रिसर्च था। बेसिकली वो एक मेडिकल स्कैंडल था, कैसे भी करके जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा उसको साइडलाइन किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। उसके बाद दोबारा 3-4 जून को WHO ने अनाउंस किया
कि नई जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है उससे ह्यूमन ट्रायल दोबारा शुरू किए जाए। इसी बात से नाराज़ होकर जो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि डब्ल्यूएचओ ने अपना काम डब्ल्यूएचओ अच्छी तरह से नहीं कर रहा, और डब्ल्यूएचओ ने इस जो ह्यूमन ट्रायल है उनको बंद करने के लिए जैसे ही बोला, उसके बाद जो कोविड-19 पेशेंट है उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा नहीं दी गई, जिससे बहुत ज़्यादा जो मृत्यु दर है ब्राज़ील में बढ़ गया पिछले 8 से 10 दिनों में। इसीलिए इन्हीं सब कारणों के कारण जो ब्राज़ील देश है उसने भी डब्ल्यूएचओ से अपने सारे संबंधों को तोड़ने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में निवेश करने की घोषणा की है। देखिए पिछले 2 महीने से आप कंटिन्यू सुन रहे हो कि रिलायंस जियो में फेसबुक ने, विस्तारा ने, KKR ने इत्यादि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी इक्विटी खरीदी है। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, ये है ADIA अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इन्होंने कल ही घोषणा किया, 7 जून को परसों घोषणा की है कि लगभग 5,683 करोड़ रुपए से 1.16% जो रिलायंस जियो में ये हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला 8वां इन्वेस्टर हो गया है। सबसे पहले देखिए जो फेसबुक है उसने 9.9 लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्ता, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबादला एंड सिल्वर लेक ने दोबारा से हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीदी है। देखिए बेसिकली रिलायंस जियो अपनी जो स्टेक है वो क्यों बेच रहा है। रिलायंस जियो एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, रिलायंस ग्रुप की, और रिलायंस ग्रुप के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, और रिलायंस ग्रुप ने घोषणा की थी तो वो मार्च 2021 से पहले अपना सारा कर्ज उतार लेगा। कर्ज उतारने के लिए जो रिलायंस ग्रुप है उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, और ये पैसे वो अपनी जो कंपनी है उनमें हिस्सेदारी को बेचकर वो पैसे कमा रहा है। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 में जिस तरह की नेगेटिविटी फैली हुई है उसके बावजूद जो रिलायंस जियो है उसको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सुकून भरी बात है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में न जाने की सलाह दी है। अभी चीन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया जिसमें उन्होंने सलाह दिया कि अपने नागरिकों को कि ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं की जाए। देखिए चीन ऑस्ट्रेलिया व भारत के पीछे पड़ा हुआ, क्यों पड़ा हुआ, क्योंकि दोनों देश, पहली बात तो ये दोनों देश G7 के एक्सपेंशन में इनको शामिल करने की बात चल रही है। चीन कैसे भी करके चाह रहा कि G7 का एक्सपेंशन ना हो। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन एक को डिस्कस किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें G7 को G11 में बदल दिया जाए। इसमें भारत, रूस, साउथ कोरिया व ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात की गई है। अब चाइना इससे परेशान है। चाइना कैसे भी करके चाह रहा है कि ये दोनों देश G7 के एक्सपेंशन में G7 का पार्ट बनने से बचे। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एशिया इंडो पैसिफिक है, पैसिफिक रीजन है, उसमें जो इनके क्षेत्र है उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। जैसे भारत के साथ सीमा क्षेत्र है उसी अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो पैसिफिक ओशियन है, साउथ चाइना ओशियन है, उसमें अपने अपने जो समुद्री सीमाएँ होती हैं उसको लेकर झगड़ते रहते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ खराब संबंधों का वो हुआ 18 मई को। देखिए 18 मई 2020 को, कब, दोबारा लिख लेते हैं, 18 मई 2020 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, WHO का ही एक पार्ट है जिसमें 194 मेंबर है। इसने इसका 73rd सेशन अभी संपन्न हुआ था। उसमें यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था जिस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि जो कोविड-19 है उसका जो एक्चुअल सोर्स है ना, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ उसको पता लगाया जाए। इस प्रस्ताव को ने ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया था और WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये पास भी हो गया था। इस चीज़ से चाइना बहुत ज़्यादा कुंठित है, किससे, ऑस्ट्रेलिया से, और वह कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को पनिश करना चाह रहा है। और इसी के तहत अभी उन्होंने यह एडवाइजरी जारी किया कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो चीनी नागरिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा न करें। उसके साथ देखिए आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अभी 4 जून को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच एक ऑनलाइन वार्ता हुई थी जिसमें दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस को कॉमन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। भारत ऐसा करने वाला
भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया। इससे पहले जो दूसरे देश हैं जिनके साथ भारत का ऐसा समझौता, वो है यूएसए, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा 5वां देश बन गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भारतीय शिप्स हैं वो किसी भी क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया ऑयल टैंकर है उनसे तेल की आपूर्ति करा सकती हैं, या जो एयरक्राफ्ट हैं अगर उनके कुछ रिपेयर की ज़रूरत है तो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी मिलिट्री बेस पे लैंड कर सकते हैं और रिपेयर करवा सकते हैं। और वाइस वर्सा ऑस्ट्रेलिया के भी जो ऑयल टैंकर या शिप हैं या जो दूसरे उनके लड़ाकू विमान हैं वे भारत के मिलिट्री बेस पर इस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें किस लिए की गई हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीन को कंट्रोल करने के लिए या कंटेन करने के लिए की जा रही हैं। उसके बाद देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और इनकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और इनकी जो करेंसी है वो है डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसी भाषा दिवस को मनाया जाता है। देखिए रूसी भाषा दिवस को 6 जून को मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसकी 6 आधिकारिक भाषाएं ये हैं फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी और रूसी भी एक संयुक्त राष्ट्र की क्या है आधिकारिक भाषा है। इसमें क्या होता है कि जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं उनको पूरे विश्व में बढ़ावा देने के लिए ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती हैं वो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके साथ देखिए आप जो इम्पोर्टेंट डे जून को उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना दिवस, 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून वेरी इंपॉर्टेंट 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून जैसे हमने पढ़ा रूसी भाषा दिवस। 7 जून ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 8 जून को 2 डे मनाए जाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। देखिए आपको 2 डेज तो इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के लिए ऐप आधारित इस तरह की बात में पहली सुविधा शुरू की? देखिए आज से पहले आपने सुना होगा कि आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट तो खोल सकते थे लेकिन करंट अकाउंट किसी ऐप के जरिए नहीं खोल सकते थे। अब इंड बैंक ने यह सुविधा प्रोवाइड किया कि ऐप के द्वारा करंट अकाउंट को भी खोला जा सकता है। सबसे पहले देखिए जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। इनमें जो मोटा डिफरेंस ये है, जो सेविंग अकाउंट है उस पर बैंक कुछ परसेंट का इंटरेस्ट देते हैं, जनरली ये 4 से 6% रहता है। जो करंट अकाउंट रहते हैं उन पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, चाहे उसमें एक रुपये है आपके अकाउंट में, 10,000 रुपये हैं, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1000 करोड़ है, बैंक के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो करंट अकाउंट होता है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिट नहीं रहती, आप डे बाय डे और मंथली कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे लिमिट रहती है। इसके साथ देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इसके नए एमडी बने हैं। कौन? अश्विनी भाटिया अभी इसके नए एमडी बने हैं। और नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन ये बने हैं रजनीश सिंह। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र है उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सबसे बड़ा सरकारी व देश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते जो स्टेट बैंक से रिलेटेड अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये पास्ट में भी देखा गया कि एग्जाम मेन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को जरूर पूछा गया। एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए, स्टेट बैंक के नए एमडी कौन है? अश्विनी भाटिया जी। और चेयरमैन कौन है? रजनीश सिंह जी। उसके बाद देखिए सिटी बैंक पे आरबीआई ने 4 करोड़ का जुर्माना लगाया था अभी 2 दिन पहले। ये किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया। येस बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट, येस बैंक ने 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है किसमें? डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी किसके द्वारा खरीद दी गई है? येस बैंक के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया? देखिए यहाँ बीडी से मतलब बांग्लादेश ने अपना एक कोरोना ट्रेसर ऐप को लॉन्च किया है जो कोविड-19 पेशेंट जैसे इक्विवेलेंट टू हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप है उसी के कुछ इक्विवेलेंट ऐप है और कोरोना ट्रेसर बीडी का नाम है।
बीडी यहाँ पे क्या बांग्लादेश, और इसको किस देश ने लॉन्च किया? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? शेख हसीना। राजधानी क्या है? ढाका। और जो करेंसी क्या है? टका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया? देखिए, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, इसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं वो भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और प्राकृतिक आपदाओं से बचने का एक ही सबसे बड़ा तरीका वो है पूर्व सूचना। अगर पहले से पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे भूकंप, बाढ़, तूफान या कुछ ऐसी दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो लोगों को जो जान माल की हानि है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया। मेघ संदेश, इस ऐप के द्वारा लोगों को जो प्राकृतिक आपदा है उसकी जानकारी दी जा सकती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।